वह सौदा जिसने अमेरिकी भू राजनीति को नया आकार दिया। आकाश में दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और विशाल ग्लेशियरों से घिरा अलास्का कभी रूस का उपनिवेश था, लेकिन 1867 में अमेरिका ने यह पूरा इलाका मात्र $7.2 मिलियन में खरीद लिया। ये सौदा रूस के लिए मजबूरी और अमेरिका के लिए दूरदर्शिता का प्रतीक था। 18वीं और 19वीं सदी में रसिया ने अलास्का के तटीय क्षेत्रों पर कब्जा किया, पर वहाँ की आबादी बहुत कम थी। स्थायी रूसी निवासियों की संख्या कभी 400 से ज़्यादा नहीं हुई। क्रीमिया वार में ब्रिटेन और फ्रांस से मिली हार ने रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया और साम्राज्य को अपने सुदूर उपनिवेशों की रक्षा करने में कठिनाई होने लगी। साथ ही कैलिफोर्निया गोल्ड रश का असर देखकर रूसी शासक अलेक्जेंडर सेकेंड को लगा कि अलास्का में यदि सोना मिलेगा तो अमेरिका और कनाडाई लोग इसे आसानी से हथिया सकते हैं। सबसे बड़ा कारण यह था कि कनाडा में ब्रिटिश फोर्सेस मौजूद थे और किसी भी युद्ध में अलास्का को बचा पाना मुश्किल था। इन कारणों से जार अलेक्जेंडर सेकंड ने अपने राजदूत एडवर्ड डी स्टॉकेल को निर्देश दिया कि वह अमेरिका से बातचीत कर अलास्का को बेचने का प्रस्ताव रखे। उधर अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सीवर्ड विस्तार नीति के समर्थक थे। सिविल वॉर समाप्त होने के बाद सीवर्ड और स्टॉकेल ने मार्च 1867 में गुप्त वार्ताएं शुरू की। 30 मार्च 1867 की सुबह 4 बजे दोनों ने ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए। कीमत तय हुई $7.2 मिलियन, यानी लगभग 2 सेंट प्रति एकड़। इस भारी भरकम भूमि लगभग 6 लाख वर्ग मील की कीमत सुनकर कुछ लोग इसे सीवर्ड्स फॉली, सीवर्ड की मूर्खता और सीवर्ड्स आइस बॉक्स कहने लगे। रूस को ये राशि एक चेक के रूप में दी गई जो रूसी मंत्री डी स्टॉकेल के नाम जारी था। कानून के अनुसार ट्रीटी को अमेरिकी सीनेट की मंजूरी चाहिए थी। सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष चार्ल्स समनेर शुरू में शंकित थे, लेकिन उन्होंने पुस्तकालयों और स्मिथसोनियन से सैकड़ों स्रोत पढ़े और अलास्का के संसाधनों का अध्ययन किया। 8 अप्रैल 1867 को उन्होंने लगभग 3 घंटे का भाषण दिया, जिसमें अलास्का की जनसंख्या, जलवायु, वन्य जीवन और खनिज संपदा का विवरण रखा। अंततः 37-2 के मत से सीनेट ने 9 अप्रैल को ट्रीटी को मंजूरी दी और 28 मई को प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन ने इसे कानून बना दिया। अलास्का में उस समय लगभग 60,000 लोग रहते थे, जिनमें करीब 8,000 इंडिजिनस लोग और 2,500 रूसी या मिश्रित वंश के लोग रूसी फर कंपनी के नियंत्रण में थे। बाकी 50,000 से अधिक इन्यूट और अलास्का नेटिव्स स्वतंत्र रूप से रहते थे। रूस के 23 ट्रेडिंग पोस्ट्स मुख्य रूप से समुद्री किनारों पर थे और केवल 2 बड़े कस्बे, न्यू आर्केंजल जो आज का सितका है, जहां लगभग 968 निवासी रहते थे, और सेंट पॉल, प्रिविल ऑफ आइलैंड्स, जहां करीब 283 लोग थे। कई अमेरिकी व्यापारियों को उम्मीद थी कि अलास्का एशिया के साथ व्यापार का आधार बनेगा। फिर भी सार्वजनिक राय एक समान नहीं थी। अधिकांश अखबारों ने इसे सौदे का समर्थन किया, विशेष रूप से कैलिफोर्निया में। शोध में पाया गया कि 48 प्रमुख समाचार पत्रों में से अधिकांश ने अलास्का परचेज का समर्थन किया। इसके बावजूद सीवर्ड्स फॉली और पोलर बियर गार्डन जैसे उपनाम प्रचलित हो गए। न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने इसे सख्त ऑरेंज कहा और न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के संपादक हॉरेस ग्रीली ने पूछा कि बर्फ बंदर और बाल रसों से भरे एक बर्फीले इलाके पर पैसा क्यों खर्च करें। मैने के सीनेटर विलियम पिट्स फ्रेडसन ने मजाक में कहा कि वह ट्रीटी तभी समर्थन करेंगे जब उसमें यह शर्त हो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को खुद अलास्का में रहना होगा। आलोचनाओं के बावजूद अधिकांश संपादकों का तर्क था कि इस सौदे से धनी खनिज संसाधन मिलेंगे और रूस से मैत्री मजबूत होगी। 18 अक्टूबर 1867 को सितका में ट्रांसफर सेरेमनी हुई। गवर्नर हाउस के सामने रूसी और अमेरिकी सैनिकों की परेड हुई। रूसी झंडा नीचे किया गया और अमेरिकन फ्लैग तोपों की सलामी के बीच ऊपर चढ़ाया गया। फिनलैंड के एक लोहार थॉमस एहलुंड की आंखों से लिखे वर्णन के अनुसार अमेरिकी जहाज़ों से आए सैनिकों ने झंडा लाने वाले दल का नेतृत्व किया। रूसी झंडे का डंडा इतनी कसकर फंसा था कि 3 सैनिकों के प्रयास के बाद ही उतारा जा सका। जैसे ही स्टार्स एंड स्ट्रिप्स ऊपर गया, तट और जहाज़ों से तोपें दागी गईं और अमेरिकी सैनिकों ने रूसी सैनिकों की जगह ले ली। रूसी अधिकारी अलेक्सेई पोस्टरोव ने कहा, बाय अथॉरिटी फ्रॉम हिज मैजेस्टी द एम्परर ऑफ रसिया आई ट्रांसफर टू द यूनाइटेड स्टेट्स द टेरिटरी ऑफ अलास्का। और जनरल लोवेल रूसो ने उसे स्वीकार किया। स्थानांतरण के बाद अधिकांश रूसी नागरिक जल्दी ही वापस रूस चले गए। अमेरिकन सेटलर्स को उम्मीद थी कि अलास्का खजाना साबित होगा, पर संशोधनों के दोहन में बहुत पूंजी लगती थी। कुछ ही सालों में सितका की जनसंख्या 2500 से घटकर कुछ 100 रह गई। अगले 3 दशक तक अलास्का पर सैन्य, नौसैनिक या ट्रेजरी का नियंत्रण रहा। 1884 में एक अस्थायी नागरिक सरकार बनाई गई
लेकिन अलास्का की असली कीमत दुनिया ने 1896 के क्लॉन्डिक गोल्ड रश के दौरान समझी, जब यूकॉन में सोने की खोज ने इस फ्रोजन विल्डरनेस को समृद्ध बना दिया। इसके बाद अलास्का ने द्वितीय विश्व युद्ध में सामरिक महत्व प्रदर्शित किया और 3 जनवरी 1959 को यह अमेरिका का 49वां राज्य बना। कई इतिहासकार अलास्का परचेज को बार्गेन बेसमेंट डील कहते हैं, क्योंकि 2 सेंट प्रति एकड़ की कीमत पर अमेरिका ने टेक्सास से भी 2 गुना बड़ा इलाका हासिल कर लिया। कुछ अर्थशास्त्री जैसे डेविड आर बार्कर कहते हैं कि केंद्र सरकार को अलास्का से कर राजस्व और तेल खनिज रॉयल्टीज के रूप में उतना लाभ नहीं मिला जितना वहां के प्रशासन और ब्याज पर खर्च हुआ। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का तर्क है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों से समाज को हुए लाभ को ध्यान में रखते हुए यह निवेश सफल रहा। आज अलास्का अपनी तेल, गैस, मछली उद्योग और पर्यटन से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाता है। हर साल 18 अक्टूबर को अलास्का डे मनाया जाता है, जब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अलास्का को औपचारिक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल किया गया था। एक सौदे के रूप में अलास्का परचेज ने सिर्फ 2 राष्ट्रों के बीच संपत्ति का आदान प्रदान नहीं किया, इसने उत्तर पश्चिमी अमेरिका में शक्ति का संतुलन बदल दिया। अमेरिका को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामरिक बढ़त दी और अंततः एक ऐसा राज्य दिया जिसकी प्राकृतिक संपदा और संस्कृति आज भी लोगों को आकर्षित करती है।